चलिए देखिए बेटा, चैप्टर 9 आज हम स्टार्ट करा रहे हैं, ठीक है। और चैप्टर 9 क्या है? प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड। क्योंकि अभी हमने पीछे क्या पढ़ा है, इन्वेस्टमेंट वाला चैप्टर पढ़ लिया है। इक्विलिब्रियम कहाँ होता है, जहाँ एडी इज इक्वल टू एस होता है। इक्विलिब्रियम कहाँ होता है, इसके प्लेस पर एस इज इक्वल टू आई भी लिख सकते हो, वहां इक्विलिब्रियम होता है। और इक्विलिब्रियम होता कैसे है, जिसमें डिमांड भी आती है, सप्लाई भी आती है। लेकिन कभी आपने ये भी सिचुएशन इसमें पढ़ी ली है कि कभी एडी ग्रेटर हो जाता है, कभी एएस ग्रेटर हो जाता है, ठीक है। अगर एडी ग्रेटर है तो सीधी सी बात है, एक्सेस किसकी सिचुएशन उत्पन्न हो गई है, एक्सेस डिमांड की। और अगर एडी शॉर्ट है तो हम कहेंगे क्या है, ये डेफिशिएंट डिमांड है। तो इसी के बारे में यहाँ इस लेसन में डिस्कस किया गया है कि एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड का क्या प्रभाव है, क्या प्रॉब्लम है, ये ऐसा क्यों होता है कि एक्सेस डिमांड या डेफिशिएंट डिमांड उत्पन्न हुई है, और किस तरीके से इसका सॉल्यूशन करें, कैसे इक्विलिब्रियम की स्थिति में लेकर आए, ठीक है। बेरोजगारी हो सीधी सी बात है, जब डिमांड कम है तो इन्वेस्टमेंट भी कम। पीछे वाले चैप्टर में चले जाओ आप, मल्टीप्लायर कम, इन्वेस्टमेंट कम, तो सीधी सी बात है लोगों को प्रोडक्शन कम तो लोगों को रोजगार भी कम, रोजगार कम तो इनकम कम, इनकम ही नहीं होगी तो डिमांड कैसे करोगे। डिमांड मतलब तो आपके पास आय है और आप उस आय को वस्तु पर खर्च कर रहे हो, उसे ही तो बोलते हैं डिमांड, ठीक है। तो सारा की कहीं ना कहीं प्रॉब्लम उत्पन्न हो जाएगी डिमांड जैसे ही कम होगी। तो चलिए अब हम स्टार्ट कराते हैं कि क्या है डेफिशिएंट डिमांड और एक्सेस डिमांड। उससे पहले हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं जो पिछले ही लेसन से थोड़ा बहुत रिलेटेड है। चलिए, तो सम एसेंशियल कॉन्सेप्ट यहाँ गिवन है। नॉलेज ऑफ सम कॉन्सेप्ट इज एसेंशियल बिफोर वी टेक अप अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड, ठीक है। कुछ कॉन्सेप्ट पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और अब हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे कि कैसे डेफिशिएंट डिमांड और एक्सेस डिमांड क्यों उत्पन्न होती है, ठीक है। और कुछ कॉन्सेप्ट कि फुल एम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्या है, वॉल्यूंटरी इनवॉल्यूंटरी अनएम्प्लॉयमेंट यानी ऐच्छिक बेरोजगारी, अनैच्छिक बेरोजगारी। एक तो इच्छा के साथ आप जो है बेरोजगार हो रहे हैं, एक आपकी इच्छा नहीं है लेकिन बेरोजगारी का आपको सामना करना पड़ रहा है, इन सब की स्टडी हम करेंगे। फिर उसके बाद फुल एम्प्लॉयमेंट, कब हम कहेंगे कि फुल एम्प्लॉयमेंट है, और नेचुरल फुल एम्प्लॉयमेंट और नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट, कुछ या कुछ बेरोजगारी बनी रहती है। हम ये कहेंगे कि जितना हम बेरोजगार दे सकते थे उतने व्यक्तियों को रख लिया है, फिर भी कहीं ना कहीं इकोनॉमी में नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट रहता ही है। नेचुरल ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि कैसे नेचुरल कहीं ना कहीं बेटा चेंज इन डिमांड, फैशन चेंज हो जाता है तो कहीं ना कहीं लोगों को बेरोजगारी का सामना उठाना पड़ता है, ठीक है। एक जॉब से दूसरी जॉब पर शिफ्ट हो रहे हो आप, एक जॉब से दूसरी जॉब पर शिफ्ट हो रहे हो एक दिन के लिए भी, बिटवीन एक चाहे वन डे का गैप आ गया, उस दिन आपको क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, कोई वेतन नहीं मिलना है। तो सीधी सी बात है, उस दिन तो आप क्या हो गए, बेरोजगारी हो गए। तो ये कुछ ना कुछ बेरोजगारी चलती ही रहती है, इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ डिस्कस करते हैं, जैसे कि ये लिखा हुआ है फुल एम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, ठीक है। फुल एम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम के बारे में अभी हम यहाँ डिस्कस करते हैं। जैसे देखें, चलिए फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम और अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। देखिए इक्विलिब्रियम तो हमने पढ़ लिया है। इक्विलिब्रियम क्या है, जहां एडी इज इक्वल टू एएस है, ठीक है, और एस इज इक्वल टू क्या होता है, आई होता है। कुछ भी कहे, चाहे एडी इज इक्वल टू एस कहिए, चाहे एस इज इक्वल टू आई, दोनों चलेगा, लेकिन ये ज्यादा चलेगा, ठीक है, क्योंकि इसी से ये बना है, तो ये लिखना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम वहां होता है जहां एडी इज इक्वल टू एस है, या आप कह सकते हो एस इज इक्वल टू आई है, बट इट नीड नॉट नेसेसरी कोरस्पॉन्ड टू द सिचुएशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट व्हेन रिसोर्सेज आर फुल्ली यूटिलाइज इन द इकोनॉमी, ठीक है। लेकिन क्या बोल रहा है गया है यहाँ पर, जरूरी नहीं है कि अगर एडी इज इक्वल टू एस है, एडी इज इक्वल टू एस यानी जितनी डिमांड है उतनी हम सप्लाई भी कर रहे हैं, कोई एक्सेस स्टॉक नहीं बच गया है, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि एडी इज इक्वल टू एएस है, तो सिचुएशन तो ये लग रही है कि फुल एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट की स्थिति चल रही है, लोगों को रोजगार दे दिया गया है, ठीक है। व्हेन रिसोर्सेज आर फुल यूटिलाइज और रिसोर्सेज का पूरा प्रयोग हो चुका है, ये स्थिति तो ऐसे ही शो कर रही है एडी इज इक्वल टू एएस, ठीक है।
लेकिन जरूरी नहीं होता कि एडी इज इक्वल टू ए एस है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि फुल एम्प्लॉयमेंट हो, लेकिन लग रहा है ऐसा कि फुल एम्प्लॉयमेंट तो होगा यहाँ पे एडी इज इक्वल टू ए एस। मतलब इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम यानी संतुलन, संतुलन मतलब बेरोजगारी नहीं, हम तो यही मानकर चलेंगे। लेकिन और रिसोर्सेज का सारा प्रयोग हो रहा है, रिसोर्सेज यानी हम हम भी रिसोर्सेज है, ह्यूमन रिसोर्स, तो हमारा भी एक बढ़िया प्रयोग हो रहा है, हमें भी रोजगार मिल रहा है। ये स्थिति, ये जो एडी इज इक्वल टू एस, ये तो इसी को शो करती है कि एडी इज इक्वल टू एस, यानी इकोनॉमी में संतुलन। और संतुलन किसको कहोगे? जहां कोई डिफिकल्टी फील हो ही नहीं रही, जहां प्रॉब्लम ही खत्म हो गई है। ठीक है, तो ये तो जरूरी नहीं है कि अगर एडी इज इक्वल टू एस है तो आप ये मानकर चले कि फुल एम्प्लॉयमेंट है इकोनॉमी में और रिसोर्सेज का पूरा प्रयोग हो रहा है। ठीक है, ADS AS, AD and AS may be equal even when resources are not fully utilized। AD और AS तब भी इक्वल होते हैं जब रिसोर्सेज आर नॉट फुली यूटिलाइज। यहां देखिए, देखिए एडी और एएस तो तब भी इक्वल होते हैं जब रिसोर्सेज का फुल्ली यूटिलाइज नहीं होता है, जब रिसोर्सेज का फुल्ली यूटिलाइज नहीं होता, एडी इज इक्वल टू एएस तब भी होता है। जैसे पिछले लेसन में आपने पढ़ा था, मान लीजिए हमारी मान लीजिए एक संस्था है, उस संस्था में हम एक दिन में 15 यूनिट बना सकते हैं, डिमांड 10 की है, डिमांड 10 की है, तो कितनी बनाएंगे हम? 10 ही बनाएंगे। 10 की डिमांड है और 10 ही बना दिया, हो गया एडी इज इक्वल टू एएस, हो गया एडी इज इक्वल टू एएस। लेकिन अभी भी हमारे पास रिसोर्सेज है, एक्सेस कैपेसिटी, हम अभी भी और प्रोडक्शन कर सकते हैं जैसी डिमांड होगी, जैसे कि हमने पिछले लेसन में पढ़ा था। तो यहाँ भी तो एडी इज इक्वल टू एएस है, एडी इज इक्वल टू एएस यानी हम कह रहे हैं कि इक्विलिब्रियम है, संतुलन की स्थिति है, तो यहाँ कोई बेरोजगारी नहीं है। लेकिन जरूरी नहीं है, एडी इज इक्वल टू एएस तो तब भी इक्वल होता है जब रिसोर्सेज का फुल्ली प्रयोग नहीं हो रहा है। भाई जितनी डिमांड होगी प्रोड्यूसर तो उतनी ही सप्लाई करेगा, उतना ही प्रोडक्शन करेगा। When there is unemployment in the economy, और यहाँ पर बेरोजगारी हो सकती है जब AD is equal to AS है, बेरोजगारी हो सकती है। बेटा एक दिन में 15 यूनिट बना सकती है संस्था, लेकिन 10 बना रही क्योंकि 10 की ही डिमांड है। 15 बनाती तो और लोगों को लगाना पड़ता, यानी लोगों को रोजगार दे सकती है, लेकिन नहीं दे पाएगी। क्यों नहीं दे पाएगी? क्योंकि डिमांड ही नहीं है, डिमांड ही नहीं है। इसलिए यहाँ पर क्या बोला है कि एडी अगर एएस इक्वल है तो जरूरी नहीं है कि क्या किसकी स्थिति हो, फुल एम्प्लॉयमेंट की हो, रिसोर्सेज का पूरा प्रयोग हो रहा हो। एडीएस तब भी इक्वल होते हैं जब रिसोर्सेज का पूरा प्रयोग नहीं हो रहा हो, इकोनॉमी में अभी भी क्या है, बेरोजगारी है। जैसे कि इलस्ट्रेशन के माध्यम से यहाँ पर समझते हैं हम। देखिए क्या एग्जाम्पल दिया है। लेट अस अज्यूम, मान लीजिए अज्यूम किया गया है कि फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज लीड टू आउटपुट वर्थ 10 बिलियन यूएस डॉलर ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। एज्यूम किया गया है कि इकोनॉमी में अगर रिसोर्सेज का पूरा प्रयोग किया जाए तो ठीक है, कम से कम 10 बिलियन यूएस डॉलर। ठीक है, तो फॉरेन कंट्री के हिसाब से यहाँ पर थोड़ा एक एग्जाम्पल लिखा है, आप अपने बेस से कोई भी एग्जाम्पल लिखिए। ठीक है, मान लीजिए कि एज्यूम किया गया है कि रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन अगर हम करें तो हम कम से कम 10 बिलियन यूएस डॉलर खर्च कर सकते हैं। बट प्रोड्यूसर यहां पर इकोनॉमी में, ठीक है, पूरा एस्टिमेट किया गया है सारे प्रोड्यूसर द्वारा, कम से कम 10 बिलियन यूएस डॉलर जो है इसका यूटिलाइज किया जा सकता है। बट इतनी कैपेसिटी है 10 बिलियन यूएस डॉलर की प्रोडक्शन करने की, बट प्रोड्यूसर में प्लान आउटपुट एंड द हाउसहोल्ड में प्लान एक्सपेंडिचर ऑन आउटपुट वर्थ 8 बिलियन यूएस डॉलर। लेकिन जो हाउस होल्ड है वो केवल कितनी योजना बनाता है, खर्चा केवल 8 बिलियन यूएस डॉलर तक ही करेगा, पूरी इकोनॉमी के बेस पे बताया है सारा। मतलब जो भी नागरिक है, ठीक है, जो भी नागरिक है, जो भी रेजिडेंट है, वो क्या है, वो केवल खर्चा करने की योजना बना रहे 8 बिलियन यूएस डॉलर तक की, टोटल खर्चा इतना ही करेंगे, यानी कंजप्शन इतना ही होगा। तो सीधी सी बात है, प्रोड्यूसर भी कितना प्रोडक्शन करने की योजना बनाएगा, 8 बिलियन यूएस डॉलर तक की ही इन्वेस्टमेंट करेगा। तो सीधी सी बात है, तो 8 इज इक्वल टू 8 तो इक्वल होगा। ठीक है, एडी इज इक्वल टू एस तो इक्वल होगा। लेकिन रिसोर्सेज का पूरा प्रयोग नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ अभी भी कैपेसिटी है। अगर जैसी डिमांड बढ़ गई तो 2 बिलियन डॉलर तक और क्या किया जा सकता है, प्रोडक्शन किया जा सकता है, इसको लगाया जा सकता है, इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। यानी 2 बिलियन यूएस डॉलर अभी भी क्या है, अनयूटिलाइज। बट द इक्विलिब्रियम
बट द इक्विलिब्रियम स्ट्रक सिंपली बिकॉज, लेकिन इक्विलिब्रियम इसलिए आ गया है क्योंकि प्लांट आउटपुट यूज करना है, जैसे पीछे पढ़ चुके हैं हम, ठीक है, बार बार नहीं बताऊंगी। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम तो है क्योंकि प्लांट आउटपुट और प्लांट एक्सपेंडिचर दोनों इक्वल कर दिए गए हैं। लोगों की एक्सपेंडिचर की क्षमता 8 बिलियन यूएस डॉलर तक वो रख रहे हैं, कुछ सेविंग कर रहे होंगे, तो प्रोड्यूसर भी उसके अकॉर्डिंग उत्पादन कर रहा है। वी कैन थिंक ऑफ टू पॉसिबल सिचुएशन ऑफ इक्विलिब्रियम, हम यहाँ पर दो प्रकार की पॉसिबल सिचुएशन को पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम की। पहली फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, एक तो फुल एम्प्लॉयमेंट जिसमें फुल एम्प्लॉयमेंट है, हम ये मानकर चलेंगे सबको रोजगार मिल गया, लेकिन यहाँ भी थोड़ी सी डिफिकल्टी अभी आएगी। और दूसरा अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, अंडर एम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी काफी है। फुल एम्प्लॉयमेंट वहां पर है जहां पे फुल एम्प्लॉयमेंट कहाँ है, जहां पे एएस किसके इक्वल है, एडी के, ठीक है, और फुल यूटिलाइजेशन हो रहा है रिसोर्सेज का, ये मानकर चल रहे हैं विद रेफरेंस टू अबोव, जैसे कि अभी पीछे हमने पढ़ा है। फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम वहां होता है व्हेन प्लांट एएस, ठीक है, इक्वल होता है किसके, प्लांट एग्रीगेट डिमांड के, यानी 10 इज इक्वल टू 10। और अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्या है, ये वह स्थिति है जहां पे प्लांट एएस इज इक्वल टू प्लांट एडी, यानी एडी और एएस इक्वल तो है, एडीएस तो इक्वल है ही, बट रिसोर्सेज आर स्टिल नॉट फुल्ली यूटिलाइज, लेकिन रिसोर्सेज का पूरा प्रयोग नहीं हो रहा है, रिसोर्सेज का पूरा प्रयोग नहीं हो रहा है, अभी भी एक्सेस कैपेसिटी है, जैसे अभी पीछे बताया था 8 बिलियन यूएस डॉलर ही खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन कैपेसिटी 10 खर्च करने की है, लेकिन खर्चा ही कंज्यूमर द्वारा इतना किया जा रहा है टोटल, तो प्रोड्यूसर भी इतना ही करेगा, यानी अभी भी एक्सेस कैपेसिटी है, तो इसे हम कहेंगे अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। और फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम हम ये कहेंगे कि एडी इज इक्वल टू क्या है, एएस है, एडी इज इक्वल टू क्या है, एएस है, ठीक है, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई एक दूसरे के इक्वल है और लोगों को पूर्ण रोजगार मिल गया, हम ये मानकर चलें, लेकिन यहाँ भी थोड़ी अभी हम आगे डिफिकल्टी देखेंगे। पूर्ण रोजगार का मतलब ये नहीं कि कोई भी बेरोजगारी नहीं है, होती है, नेचुरल बेरोजगारी बनी रहती है, वो हम भी आगे डिस्कस करेंगे। चलिए पहले अभी हम यही पढ़ लेते हैं दोबारा जो पीछे एक एग्जाम्पल के थ्रू बताया गया था, ठीक है। तो बेटा फुल एम्प्लॉयमेंट वो इक्विलिब्रियम है, वैसे जनरली मीनिंग यही है इसका, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम वह होता है जहां पे एएस इज इक्वल टू प्लांट एएस, लिखिए प्लांट एएस इज इक्वल टू क्या है, प्लांट एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। और अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम वह होता है जहां पे प्लांट एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू प्लांट एग्रीगेट डिमांड है, बट रिसोर्सेज आर स्टिल नॉट फुल यूटिलाइज, ठीक है, और रिसोर्सेज का पूरा प्रयोग नहीं हो पा रहा है, कहीं कहीं एक्सेस कैपेसिटी है, ठीक है, लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। तो ये है बेटा दो कॉन्सेप्ट, फिर एक बार रिवाइज करा देती हूँ, इनमें से आ जाता है। देखिए हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में, डेफिशिएंट डिमांड और एक्सेस डिमांड से पहले फुल एम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्या है, वॉल्यूंटरी और इनवॉल्यूंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। सबसे पहले फुल एम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम के बारे में हम पढ़ रहे हैं। फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम और अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम वहां होता है जहां पे एडी इज इक्वल टू क्या है, एस है, एएस है, या एस इज इक्वल टू क्या है, आई है, ठीक है। लेकिन हम ये देखते हैं कि एडी इज इक्वल टू एएस तो है, फिर भी कहीं ना कहीं एडी इज इक्वल टू एएस होने पर भी रिसोर्सेज का फुल्ली यूटिलाइज नहीं हो पाता है और क्या बनी रहती है, बेरोजगारी बनी रहती है, जैसे कि, ठीक है, अगर रिसोर्सेज का पूरा प्रयोग हो रहा है तो हम कहेंगे पूरा ही फुल एम्प्लॉयमेंट की स्थिति है। बेटा फुल एम्प्लॉयमेंट की स्थिति किसे बोलेंगे, या दो इक्विलिब्रियम, एक तो फुल एम्प्लॉयमेंट और एक अंडर एम्प्लॉयमेंट, दोनों में एडी इज इक्वल टू एएस है, दोनों में एडी इज इक्वल टू एएस आएगा क्योंकि इक्विलिब्रियम लिखा है। अंडर एम्प्लॉयमेंट में भी एडी इज इक्वल टू एएस आएगा, लेकिन बस अंतर क्या होगा, अंडर एम्प्लॉयमेंट मतलब रिसोर्सेज का पूरा प्रयोग नहीं हो रहा, अभी भी क्या है, एक्सेस कैपेसिटी, और फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब अब एक्सेस कैपेसिटी नहीं है, ठीक है, ये है दोनों का मीनिंग। फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब एडी इज इक्वल टू एएस तो है लेकिन रिसोर्सेज का पूरा प्रयोग हो पाया है, और अंडर एम्प्लॉयमेंट यानी एडी इज इक्वल टू एएस तो है, रिसोर्सेज का पूरा प्रयोग नहीं हो पाता है। जैसे कि एग्जांपल से ले सकते हैं कि मान लीजिए इकोनॉमी में 10 बिलियन यूएस डॉलर की कैपेसिटी है, ठीक है, प्रोडक्शन करने की, लेकिन प्रोड्यूसर केवल 8 बिलियन यूएस डॉलर ही खर्च कर रहा है क्योंकि हाउस होल्ड भी इतनी ही योजना बना रहा है, तो एडी इज इक्वल टू एएस तो है,
ठीक है, लेकिन बेरोजगारी तो है क्योंकि अभी भी रोजगार दिया जा सकता है, तो ये क्या कहलाया जाएगा, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। लेकिन 10 का 10 कर देते हैं, 10 की कैपेसिटी है और कंज्यूमर भी 10 यूएस बिलियन डॉलर खर्च करने के पूरा ही विलिंग है और उसके अकॉर्डिंग ही प्रोडक्शन किया जा रहा है, यानी जितना रिसोर्सेज था प्रोड्यूसर के पास सारे ही वो उस पर इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। अब और लोगों को रोजगार नहीं दे सकता, तो हम ये कहेंगे फुल एम्प्लॉयमेंट क्या आ गया है, इक्विलिब्रियम। ठीक है, और यही अब ये नेक्स्ट पेज में दिया हुआ है जैसे अभी कराया था। दो मीनिंग है कि एडी इज इक्वल टू एस होता है, ठीक है, तो फुल इक्विलिब्रियम है तब भी एडी इज इक्वल टू एस आएगा, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है तब भी एडी इज इक्वल टू क्या आएगा, एस आएगा। अंतर बस इतना होगा, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम में हम ये मानकर चलेंगे कि रिसोर्सेज का पूरा प्रयोग हो पाया है, ठीक है, और सभी लोगों को कहीं ना कहीं रोजगार मिल गया है, ठीक है, लेकिन फिर भी बेरोजगारी बनी रहती है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल ये मान के चलिए कि सभी लोगों को रोजगार मिल गया, जितना प्रोड्यूसर दे सकता था उतना उसने सब लोगों को दे दिया है। और अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम जहां एडी इज इक्वल टू एस तो है, लेकिन अभी भी इकोनॉमी में क्या है, एक्सेस कैपेसिटी, अभी भी और लोगों को रोजगार दिया जा सकता है और प्रोडक्शन किया जा सकता है। इसके बाद बेटा ये रहा इसका मीनिंग, देखिए फुल एम्प्लॉयमेंट ये आ जाता है 1 मार्क्स में। फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का अभिप्राय वह सिचुएशन है जहां पे एस इज इक्वल टू एडी तो है, या आप कहिए एस इज इक्वल टू आई है, और फुल यूटिलाइज हो रहा है रिसोर्सेज का, इसलिए फुल एम्प्लॉयमेंट है, वो कोई एक्सेस कैपेसिटी नहीं है, ठीक है, जितने रिसोर्सेज थे इकोनॉमी में प्रोड्यूसर द्वारा सारे रिसोर्सेज का प्रयोग किया जा सकता है, अब उसके पास कोई कैपेसिटी नहीं है और प्रोडक्शन करने की। अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम जहां एडी इज इक्वल टू एस तो है, ठीक है, लेकिन फुल यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा रिसोर्सेज का, अभी भी प्रोड्यूसर कह रहा है कि मैं और प्रोडक्शन करने की क्षमता रखता हूँ और मैं इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, लेकिन डिमांड तो हो, लेकिन उससे जितनी जितनी इकोनॉमी में डिमांड हो रही है उसके अकॉर्डिंग ही क्या कर रहा है, सप्लाई तो इक्विलिब्रियम तो है, लेकिन अभी भी प्रोड्यूसर कह रहा है मेरे पास एक्सेस कैपेसिटी है और प्रोडक्शन कर सकता हूँ, $2 बिलियन अभी भी बच रहे हैं, ठीक है, यूएस डॉलर, तो इसे हम कहेंगे कि क्या है, ये अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, ठीक है। चलिए इसके बाद आता है वॉलंटरी और इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या है। वॉलंटरी और इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट यानी ऐच्छिक और अनैच्छिक बेरोजगारी, ये बेटा आपने पढ़ा है 10th में, बहुत सिंपल है और बहुत इंटरेस्टिंग। वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट ऐच्छिक बेरोजगारी से अभिप्राय उस सिचुएशन से है व्हेन पीपल चूज टू रिमेन अनएम्प्लॉयड। ऐच्छिक मतलब खुद ही जानबूझकर क्या रहना चाहता है, बेरोजगार रहना चाहता है। इवन व्हेन जॉब्स आर अवेलेबल, हालांकि उसके पास जॉब अवेलेबल है, उसको जॉब देना चाह रहा है सामने वाला व्यक्ति, लेकिन वो कहना नहीं करना मुझे, यही तो है ऐच्छिक बेरोजगारी। दे मे नॉट बी विलिंग टू वर्क एट ऑल, और वो बिल्कुल काम नहीं करना चाह रहा, और ना ही नॉट विलिंग टू वर्क एट एग्जिस्टिंग वेजेस रेट, ना ही वो एग्जिस्टिंग वेजेस रेट को एक्सेप्ट कर रहा है वर्क करने के लिए, कि एग्जिस्टिंग कोई वेजेस रेट है कि इस पर डे के हिसाब से आपको इतनी पेमेंट मिलेगी, वो बिल्कुल एग्री नहीं हो रहा, अपनी इच्छा से कह रहा मैं काम नहीं करना चाह रहा हूँ, उसे बोलेंगे वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। आगे वॉलंटरी एम्प्लॉयमेंट बेटा सब मीनिंग याद होनी चाहिए, 1 मार्क्स में जाते हैं। ये कहाँ उत्पन्न होता है, व्हेन सम पीपल आर नॉट विलिंग टू वर्क, कुछ व्यक्ति विलिंग ही नहीं है काम करने के लिए, एंड आर नॉट विलिंग वर्क एट एग्जिस्टिंग वेजेस रेट, और एग्जिस्टिंग वेजेस रेट पर भी कार्य करने के लिए क्या नहीं है, तैयार नहीं है, उसे बोलेंगे वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। अब आता है इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, ये तो है बेटा अनैच्छिक बेरोजगारी जो बहुत चलती है, ठीक है, अनैच्छिक बेरोजगारी यानी व्यक्ति काम करने के लिए तैयार है, ठीक है, आज जो समय चल रहा है उसमें भी व्यक्ति काम करने के लिए तैयार है, लेकिन क्या करे, बहुत से लोग इस टाइम भी बेरोजगार हो चुके हैं, तो यही है इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, वो किसी भी रेट पर काम करने के लिए तैयार है क्योंकि सर्वाइवल करने के लिए। इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट का अभिप्राय वह सिचुएशन है व्हेन सम पीपल आर नॉट गेटिंग वर्क, जिसमें व्यक्ति को काम ही नहीं मिल रहा है, वो काम करने के लिए पूरे विलिंग है एग्जिस्टिंग वेजेस रेट पर, ऊपर वॉलंटरी में क्या था, उन्हें काम मिल रहा है, लेकिन एग्जिस्टिंग वेजेस रेट पर काम करने के लिए तैयार ही नहीं है वो, और इनवॉलंटरी में वो बेचारे एक जॉब के लिए ढूंढ रहे हैं, काफी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उन्हें काम ही नहीं मिल रहा, और वो पूरा तैयार है किसी भी वेजेस, जो भी एग्जिस्टिंग वेजेस रेट है जो फिलहाल वो एक्सेप्ट कर पा रहे हैं उस पर वो काम करने के लिए बिल्कुल विलिंग है, लेकिन उन्हें काम नहीं मिल रहा है। यहाँ तो काम भी मिल रहा है और यहाँ बेटा यहाँ काम भी मिल रहा है और वो फिर भी नहीं कर रहा है, यहाँ उसको काम ही नहीं मिल रहा है, ठीक है, यहाँ उसको काम ही नहीं मिल रहा है, ये वो स्थिति है। चलिए और आगे पढ़ते हैं, बहुत सिंपल टॉपिक है ये। इट इज सिचुएशन व्हेन, ये वह सिचुएशन होती है व्हेन इट इज नॉट इनफ टू इंड्यूस फुल यूटिलाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज। देखिए ये क्या है, अनैच्छिक बेरोजगारी, जिसमें व्यक्ति काम करना चाहता है उसे काम नहीं मिल रहा, क्यों नहीं मिल रहा,
क्योंकि सीधी सी बात है, प्रोडक्शन नहीं हो रहा होगा और वस्तुएं नहीं बन पा रही होगी। ये वह सिचुएशन व्हेन एडी इज नॉट इनफ, यानी एडी प्राप्त नहीं हो पा रहा है। फुल यूटिलाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज, यानी एडी कम है कहीं ना कहीं। क्या है, एडी बहुत कम है और एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज का पूरा प्रयोग नहीं हो पा रहा है। प्लांट आउटपुट इज लोअर देन पोटेंशियल आउटपुट, यानी आउटपुट उत्पादन कम हो रहा है और पोटेंशियल यानी संभावना और ज्यादा है। और ज्यादा इकोनॉमी में यानी 10 बिलियन यूएस डॉलर तक खर्च किया जा सकता है, लेकिन 8 बिलियन यूएस डॉलर ही खर्च किया जा रहा है। इसलिए ही तो लोग क्या है, बेरोजगार है, उन्हें प्रोड्यूसर द्वारा रोजगार नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, आगे इसके प्लांट आउटपुट इज लोअर देन पोटेंशियल आउटपुट, संभावना तो भाई ज्यादा है। ठीक है, संभावना ज्यादा है कि ज्यादा प्रोडक्शन किया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं डिमांड भी कम है, जिसके कारण प्लांट आउटपुट भी क्या है, कम है। और फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट, और उसके अकॉर्डिंग तो भाई जितना रोजगार दे सकते थे उतना पूरा रोजगार दिया जा रहा है। देयर इज एक्सेस कैपेसिटी इन द इकोनॉमी, यानी एक्सेस कैपेसिटी है इकोनॉमी में। क्या है, एक्सेस कैपेसिटी है इकोनॉमी में। सम पीपल आर फोर्स टू रिमेन अनएम्प्लॉयड, और इसलिए कुछ लोगों को कहा जा रहा है भाई मंदी काल है। कहते हैं ना, मंदी काल तेजी काल चलता ही रहता है। बिजनेस में मंदी काल है तो व्यक्ति को क्या कर दिया जाता है, कुछ समय के लिए हटा दिया जाता है, या फिर बिल्कुल ही हटा दिया जाता है। ठीक है, कुछ समय के लिए या तो ये कहकर वापस बुला लेंगे, या फिर रियल में ही हटा दिया जाता है। ठीक है, जैसे अब जो टाइम है तो कितनी मंदी का समय हो गया है, कहीं कोई रोजगार की संभावना नहीं दिखाई दे रही है लोगों को। तो वही है, कैपेसिटी तो है, लेकिन कैसे, जब इतना लॉकडाउन चलता रहेगा, लोग डिमांड ही अपनी कम कर रहे हैं, तो कैसे प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज होगी। सम पीपल आर फोर्स टू रिमेन, और कुछ व्यक्ति जो है उनको वही फोर्स किया जाता है कि अब वो क्या रहे, बेरोजगार, क्योंकि उन्हें रोजगार नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि एडी प्राप्त नहीं है, एडी इनफ नहीं है लोगों को रोजगार देने के लिए। एडी लोअर है, एडी क्या है, लोअर है। अभी भी प्रोड्यूसर प्रोडक्शन कर सकता है, लेकिन एडी नहीं है, डिमांड ही नहीं है, तो वो क्यों प्रोडक्शन करेगा ज्यादा। इसलिए जब कम प्रोडक्शन होगा, कम लोगों को रोजगार मिलेगा। और कुछ लोग चाहते हैं कि हम भी रोजगार में लगे, उनको रोजगार नहीं दे पाएगा, सीधी सी बात है, तो वो कहलाए जाएंगे बेरोजगारी। और कौन सी बेरोजगारी, इनवॉल्यूंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। तो किसके कारण उत्पन्न होती है इनवॉल्यूंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, जब एडी क्या हो जाता है, लोअर है। एडी क्या है, लोअर, यानी एडी प्राप्त नहीं है इकोनॉमी में, एडी और बढ़ना चाहिए। प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रिफर टू दी प्रॉब्लम ऑफ इनवॉल्यूंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। अब देखें यहाँ पर बेरोजगारी की समस्या का संबंध रिफर टू दी प्रॉब्लम ऑफ इनवॉल्यूंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। तो इनवॉल्यूंटरी अनैच्छिक बेरोजगारी से, नॉट द प्रॉब्लम ऑफ वॉल्यूंटरी अनएम्प्लॉयमेंट से नहीं है। यहाँ पर किससे रिलेटेड रिलेशन है इसका, वॉल्यूंटरी अनएम्प्लॉयमेंट से। ठीक है, इसके बाद आता है, देखिए, इफ ऑल दोज हु आर विलिंग टू वर्क। तो बेटा ये एक लाइन पहले आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, मैं बता भी रही हूँ। ठीक है, और हाईलाइट भी किया हुआ है। जो बेरोजगारी की समस्या है ना, जो आप कहते हो ना इकोनॉमी में बेरोजगारी है, बेरोजगारी है, तो बेरोजगारी का संबंध आप इनवॉल्यूंटरी बेरोजगारी से लेते हो। इनवॉल्यूंटरी बेरोजगार आप उस व्यक्ति को कहते हैं जो काम करने की इच्छा रखता है, वो कह रहा है मैं काम करना चाहता हूँ लेकिन मुझे काम ही नहीं मिल रहा, उसे बोलेंगे हम बेरोजगार में हैं। तो यहाँ पर इस बेरोजगारी की समस्या किसके कारण है, इनवॉल्यूंटरी अनएम्प्लॉयमेंट के कारण। ठीक है, बेरोजगारी का अभिप्राय यहाँ इनवॉल्यूंटरी बेरोजगारी से है, यानी अनिच्छिक बेरोजगारी, जिसमें व्यक्ति काम करने के लिए आ रहा है लेकिन काम नहीं मिल रहा। वॉल्यूंटरी नहीं कि काम मिल रहा हो, वो कह रहा है जी मैं नहीं करूँ काम, उससे नहीं है। तो ये लाइन अंडरलाइन कर लेना। इफ ऑल दोज हु आर विलिंग टू वर्क, मान लीजिए अगर सभी काम करने के लिए तैयार हो एंड एग्जिस्टिंग वेजेस रेट पर उन्हें काम मिल जाता है, इकोनॉमी वुड बी डीम्ड इन स्टेट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। तो हम कहेंगे इकोनॉमी में क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट। देखिए फुल एम्प्लॉयमेंट कब कहेंगे, जब व्यक्ति काम करने के लिए विलिंग है और एग्जिस्टिंग वेजेस रेट पर उन्हें काम मिल गया है, विलिंग भी और काम मिल गया है, तो हम कहेंगे फुल एम्प्लॉयमेंट है। इवन व्हेन देयर इज वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट इन दी इकोनॉमी। और हालांकि कुछ ना कुछ लोग बेरोजगार रहेंगे, वो कौन से बेरोजगार होंगे, वो व्यक्ति बेरोजगार होंगे जो काम करना ही नहीं चाहते, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। तो फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब कि जो व्यक्ति, फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या हो गया कि जो व्यक्ति काम करने के लिए विलिंग है, उनको काम मिल गया है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ बेरोजगारी है। कौन सी बेरोजगारी बनी रहेगी, कोई ना कोई वॉलंटरी, कि कोई ना कोई व्यक्ति तो है जो काम नहीं कर रहा है। काम इसलिए नहीं कर रहा, हो सकता है उसे अपने मतलब की जॉब नहीं मिल रही तब भी नहीं कर रहा है, अपनी इच्छा से वो नहीं करना चाह रहा, वो कह रहा है जी मैं व्हाइट कॉलर जॉब करूंगा,
मुझे तो एसी के नीचे आराम से एसी का कैबिन मिलना चाहिए, कॉस्टली फर्नीचर, ये हाँ ऐसी फैसिलिटी हो तब काम करूंगा। हो गई ना वो इच्छा अनुसार बेरोजगारी। ठीक है ना कहीं वो इस कंडीशन को भी रख रहा है और नहीं करना चाह रहा काम, वो इससे काम भी नहीं करना चाह रहा, उसकी इच्छा भी नहीं है, तो वो कहलाई जाएगी वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। तो फुल एम्प्लॉयमेंट है फिर भी कहीं ना कहीं इकोनॉमी में ऐच्छिक बेरोजगारी तो चलती ही रहती है। तो ये था बेटा टॉपिक वॉलंटरी इनवॉलंटरी। मीनिंग आ जाता है वॉलंटरी वह सिचुएशन जिसमें लोग बेरोजगार बने रहते हैं, यानी लोगों के बेरोजगारी इसलिए क्योंकि वो काम नहीं करना चाह रहे हैं फिलहाल एग्जिस्टिंग वेजेस रेट पर, उन्हें काम अवेलेबल है। इनवॉलंटरी वो काम करने के लिए पूरा विलिंग है लेकिन उन्हें एग्जिस्टिंग वेज रेट पर काम करने के लिए तैयार, लेकिन काम नहीं मिल रहा है क्योंकि एड ही कम है, डिमांड ही कम हो रही है, उनको रोजगार नहीं दे पा रहा है इकोनॉमिक प्रोड्यूसर ने रोजगार नहीं दे पा रहा है। तो बेरोजगारी की समस्या का संबंध इनवॉल्यूंटरी अनएम्प्लॉयमेंट से है, ना कि वॉल्यूंटरी। अगर इनवॉल्यूंटरी मतलब कि अगर सभी लोगों को रोजगार मिल जाए जो लोग रोजगार में लगना चाहते हैं, तो हम क्या कहेंगे, अब क्या हो चुका है फुल एम्प्लॉयमेंट। लेकिन फिर भी फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये नहीं कोई भी बेरोजगार नहीं है, बेरोजगार तो है, चाहे वो वॉल्यूंटरी अनएम्प्लॉयमेंट के रूप में ही क्यों नहीं हो, चाहे इच्छा अनुसार ही बेरोजगार बना हुआ है। बेरोजगारी मतलब कोई ना कोई व्यक्ति फ्री है, काम ही नहीं कर रहा, तो हम तो कहेंगे ना हमारी धरती पर बोझ है। हम कहते हैं धरती पर बोझ है, काम ही नहीं कर रहा है, वो उसके काम करने की उम्र, उसे काम करना चाहिए, काम ही नहीं कर रहा है अपनी इच्छा से, तो हम कहेंगे इच्छा अनुसार क्या है वो बेरोजगारी। ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट तो है, जो काम करना चाहता था उसे काम मिल गया, फुल एम्प्लॉयमेंट में आ गया, लेकिन कुछ काम नहीं करना चाह रहे फिर भी फुल एम्प्लॉयमेंट के बावजूद भी बनी रहती है बेरोजगारी। तो ये था इस पेज, आई होप को समझ आया होगा। चलिए आगे बेटा, ये फिर इसका मीनिंग है इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, चलिए पढ़ लेते हैं। जिसमें कुछ व्यक्ति काम करने के, उन्हें काम नहीं मिल रहा, काम करने के लिए तैयार है लेकिन इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड कम होने के कारण उन्हें काम नहीं मिल पाता है, इसलिए वो बेरोजगार बने रहते हैं, इसे बोलते हैं इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। चलिए अब आता है फुल एम्प्लॉयमेंट और नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है। फुल एम्प्लॉयमेंट का अभिप्राय वह सिचुएशन, बेटा अभी पढ़ा है आपने फुल एम्प्लॉयमेंट, देखिए फुल एम्प्लॉयमेंट वह सिचुएशन है जिसमें व्हेन दोज हु आर एबल टू वर्क एंड विलिंग टू वर्क, जो काम करने के लिए तैयार है और एबल, बेटा एबल होना जरूरी है, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, एग्जिस्टिंग वेजेस रेट पर काम करने के लिए तैयार है। ठीक है, उन्हें काम मिल भी गया, उन्हें काम मिल गया है। ठीक है, और इस प्रकार डिमांड फॉर लेबर इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ लेबर। ठीक है, डिमांड सप्लाई इक्वल है, जितना व्यक्ति चाह रहा है काम करना उतने व्यक्ति को रोजगार मिल रहा है, तो मार्केट इज क्लियर है, लेबर मार्केट। ठीक है, लेबर मार्केट में सही लेबर को रोजगार मिल रहा है, तो हम कहेंगे इक्विलिब्रियम है। फुल एम्प्लॉयमेंट का मीनिंग, फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब जिसमें सभी लोगों को क्या मिल गया है, रोजगार मिल गया है, इसलिए एल एल लगाना बेटा, एल मतलब लेबर, यानी सप्लाई और डिमांड इक्वल हो गई है, जितने लोग चाहते थे रोजगार में आना उन सभी लोगों को रोजगार मिल गया है, तो हम कहेंगे कि इकोनॉमी में क्या है फुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट जहां में एस इज इक्वल टू डी यानी एल लेबर कोरस्पॉन्ड टू गिवन वेजेस रेट क्लियर इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। ये आप मीनिंग याद कर लेना, अभी मैं करा चुकी हूँ ये। ठीक है, चलिए अब आता है सिचुएशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। ये आ जाता है क्या, सिचुएशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट डजंट मीन सिचुएशन ऑफ जीरो अनएम्प्लॉयमेंट। तो अगर फुल एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, मान लीजिए फुल एम्प्लॉयमेंट है, तो हम कह रहे हैं कि जितने लोग काम करना चाह रहे हैं उनको काम मिल गया है, तो क्या इसका अभिप्राय इकोनॉमी में बिल्कुल भी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, इनवॉल्यूंटरी वाली तो बनी रहेगी। क्या जीरो इनवॉल्यूंटरी यानी अनैच्छिक, कहीं ना बिल्कुल अनैच्छिक बेरोजगारी है, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो इच्छा तो रख रहा है फिर भी कहीं ना कहीं उसे रोजगार नहीं मिल रहा है, रहती है, वो भी सिचुएशन आती है। जैसे देखिए बेटा, याद जाता है 1 मार्क्स में, ये पढ़ लीजिएगा अच्छे से। स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमी मस्ट केयरफुल, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, सिचुएशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट नेवर इंप्लाई, फुल एम्प्लॉयमेंट का अभिप्राय ये नहीं है कि जीरो ही इनवॉल्यूंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। ध्यान दीजिए कि यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि वॉल्यूंटरी तो बनी रहेगी, वो तो इच्छा अनुसार, उन्हें तो काम ही नहीं करना, लेकिन इनवॉल्यूंटरी मतलब काम तो करना है फिर भी रोजगार नहीं मिल रहा, फिर भी हम कह रहे हैं फुल एम्प्लॉयमेंट। भाई ऐसा क्यों आ गया, चलिए देखते हैं। फुल एम्प्लॉयमेंट का अभिप्राय ये कभी नहीं है, नेवर इम्प्लाई, ये ऐसा कभी नहीं है कि जीरो इनवॉल्यूंटरी एम्प्लॉयमेंट, की एक भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं है जो काम करने की इच्छा रखता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कोई तो होगा। देयर ऑलवेज एग्जिस्ट सम डिग्री ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत डिग्री बनी रहती है बेरोजगार की, जिसे हम नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, कोई ना नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, वो क्या है अभी हम देखेंगे। दिस अक्यूरोनिक टू द फैक्ट दैट देयर आर कांस्टेंट चेंज इन, ये किसके कारण उत्पन्न होता है, कहीं ना कहीं डिमांड सप्लाई में चेंज होने के कारण अचानक। ठीक है, इन द इकोनॉमी
and adjustment to these changes take time while adjustment are some people continue to remain unemployed। कई बार सप्लाई डिमांड में कुछ चेंजेस हो जाता है, अचानक चेंज इन डिमांड हो गई, अचानक डिमांड चेंज हो गई, थोड़ी सी कम हो गई, तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों को चाहे थोड़े समय के लिए ही अलग कर दिया जाए, कर दिया जाता है। ठीक है, कुछ पीपल कंटिन्यू टू रिमेन अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, कहीं ना कहीं बेरोजगार बने रहते हैं। दिस इज सिचुएशन ऑफ, ये किसके कारण उत्पन्न हो जाती है, फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट। बेटा ये ध्यान दीजिएगा, फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चर। फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब हम ये मानकर चलेंगे कि प्रोड्यूसर द्वारा जितने लोगों को रोजगार देना चाहता था वो रोजगार दे चुका है, और जितने लोग काम करना चाह रहे थे वो काम पर लग चुके हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो थोड़ी बहुत तो इच्छा अनैच्छिक बेरोजगारी बनी ही रहेगी। किसके कारण बनी रहेगी, वो ये दो मैटर है बेटा, ये अंडरलाइन कर लीजिएगा, किसके कारण, फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट के कारण। अब ये क्या होता है अभी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, फ्रिक्शनल है यानी बेटा कहीं ना कहीं एक जॉब से दूसरे जॉब में जा रहे हो तब बेरोजगार बने रहोगे। स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं डिमांड चेंज हो जाती है। ठीक है, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई बेटा, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई। अभी तो आपको वो टेक्नोलॉजी आती नहीं है, तो ये कहा गया है कि पहले ये टेक्नोलॉजी हम आपको सिखाएंगे, तब तक कोई वेतन ही नहीं मिलना है। जैसे टेक्नोलॉजी सीख जाओगे फिर एक्चुअली हम आपको काम पे लगा देंगे, तब तक तो बेरोजगार रहोगे। कोई वेतन नहीं तो बेरोजगारी, जब कोई वेतन नहीं आ रहा तो बेरोजगारी, तो ये स्थिति बनी ही रहती है। चलिए देखिए, इसके बाद फुल एम्प्लॉयमेंट डजंट मीन सिचुएशन जीरो अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति नहीं है। कॉन्स्टेंट चेंजेस, कहीं ना कहीं डिमांड सप्लाई थोड़ा बहुत चेंज होता ही रहता है इकोनॉमी में। ठीक है, और फिर इसको एडजस्ट करने के लिए कहीं ना कहीं फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। मिनिमम रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हमेशा बनी रहती है बेटा, ध्यान दीजिएगा कि जीरो फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही जीरो बेरोजगारी है, थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत डिग्री में मिनिमम, देखो लिखा हूं ना, मिनिमम बेरोजगारी बनी ही रहती है, जिसे हम नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। वो नेचुरल है, इतना तो बना ही रहेगा। चलिए इसके बाद आता है अब ये फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, अब इसका मीनिंग पढ़ लेते हैं और स्ट्रक्चर। तो फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट का अभिप्राय वह बेरोजगारी है जो एसोसिएटेड विद द चेंजिंग ऑफ जॉब इन डायनेमिक इकोनॉमी, कहीं ना कहीं अपनी जॉब को चेंज कर रहे हैं तब जो है हम बेरोजगार हो जाते हैं, उसे बोलते हैं फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट। जैसे इट अराइज ड्यू टू इमोबिलिटी ऑफ लेबर, अगतिशीलता। ठीक है, कई बार लेबर जो है एक जॉब से दूसरे जॉब में जा रहे हैं, यहाँ नहीं है तो कहीं दूसरी जगह जा रहे हैं, तब बेरोजगार बने रहेंगे। या फिर कई बार इसके कारण भी उत्पन्न हो जाता है शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, रॉ मटेरियल की काफिल क्या है, शॉर्टेज है, तब कहीं ना कहीं लेबर हमें कम करने पड़ रहे हैं, चाहे कुछ समय के लिए, तब भी बेरोजगारी है। ठीक है, इसलिए अगतिशीलता बनी रहती है। लैक ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन ही नहीं है एम्प्लॉयमेंट की, अपॉर्चुनिटी की, हाँ भाई कि इस रोजगार में हम आ सकते हैं, ये भी रोजगार कर सकते हैं, ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन ही नहीं है। इसके अलावा शॉर्टेज ऑफ पावर, वेयर टीयर ऑफ मशीन में टूट फूट। ठीक है, टेंडेंसी ऑफ वर्कर टू मूव फ्रॉम मेन, बेटा इसका रिलेशन मेन इससे है, वर्कर मूव हो रहे हैं वन जॉब से कहाँ की और दूसरे जॉब की ओर, बेटा एक जॉब से दूसरे जॉब की ओर जा रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए मैं एक जॉब से यहाँ से दूसरे स्कूल की ओर चली जाती हूँ, लेकिन वहां पर ज्वाइन करते समय मुझे बिटवीन 2-3 दिन या 4 दिन, हो सकता है 1 दिन भी डिस्टेंस मुझे वहां पर मेंटेन करना पड़े, और उस दिन तो मुझे कोई वेतन ही नहीं मिलेगा, तो मैं क्या कहलाई जाऊंगी, उस दिन तो मैं बेरोजगारी हो गई, मैं क्या हो गई वहां पर, बेरोजगारी। चाहे 10 दिन के लिए, चाहे 1 हफ्ते के लिए ही, 1 हफ्ते बाद मैंने ज्वाइनिंग किया हो लेकिन छोड़ा वहां पहले है, ज्वाइनिंग की डेट अलग हो, तो कहीं ना कहीं मैं घर में ही बैठी रहूंगी, तो मैं हुई कौन, बेरोजगार। किसके कारण, एक जॉब से दूसरे जॉब में जाने के कारण। मेन इसका रिलेशन इससे फ्रिक्शनल का, कि एक जॉब से कहाँ की ओर दूसरी जॉब की ओर जाते हैं, तब भी फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, इसे बोलते हैं फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट। या मान लीजिए इसमें बेटा ये एग्जांपल भी आ जाते हैं, जैसे फीमेल है, अब बेटा उसकी शादी होने वाली है। ठीक है, उसकी शादी होने वाली है तो वो क्या करती है, स्कूल में वैसे प्रेजेंट है, मान लीजिए स्कूल में ही है, कोई टीचर है, अब उनकी शादी होने वाली है, अनमैरिड है, वो मैरिड होने वाली है, तो वो क्या करती है, वो लीव लेती है। लीव तो बहुत ज्यादा हो जाती है, मान लीजिए 1 मंथ की भी ले लेती है, 15 दिन की भी ले लेती है। अब वेतन कौन देगा उन्हें 15 दिन का, नहीं कोई देगा, कोई वेतन मिलेगा ही नहीं। 1 महीने की लीव लेकर चली गई, कौन देगा उन्हें वेतन, कोई वेतन नहीं, तो उस समय वो क्या मानी जाएगी, बेरोजगारी। क्योंकि उन्हें, हालांकि वो रोजगार में लगी हुई है, नाम चल रहा है, लेकिन फिर भी उन्हें वेतन तो नहीं मिल रहा। जब वेतन ही नहीं मिल रहा तो हम कहेंगे क्या हो गई, बेरोजगारी। से बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इसके बाद आता है
लास्ट टॉपिक और पढ़ लेते हैं। स्ट्रक्चर एम्प्लॉयमेंट क्या है? स्ट्रक्चर एम्प्लॉयमेंट किसके कारण उत्पन्न होता है बेटा? 2-3 लाइनें बस ये याद कर लेना कि शॉर्टेज सप्लाई, कहीं ना कहीं सप्लाई ही कम है, ठीक है, जैसे रॉ मटेरियल ये सब कम है। लेबर लैक एक्सपर्टाइज फॉर न्यू इमर्जिंग इंडस्ट्री के बारे में उनको कुछ नहीं है पता है, नॉलेज का अभाव उनमें। चेंज इन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, यहाँ 2 लाइन जरूर लिख सकते हैं, चेंज इन टेक्नोलॉजी, ठीक है, चेंज इन डिमांड के कारण भी और चेंज इन टेक्नोलॉजी ये भी आ सकता है। मेन चेंज इन टेक्नोलॉजी आता है यहाँ पर, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, आती तो है ही नहीं अभी आपको समझ में, और अभी हमें वो इंस्टॉल भी करना है कुछ समय के लिए, जिसको आती है उसको रखेंगे, बाकी सबको क्या कर देंगे, कुछ समय के लिए अलग कर देंगे, तो हो जाएगी बेरोजगारी। आग बात है व्हाट इज नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, क्या है इसका अभिप्राय? वह अनएम्प्लॉयमेंट है विच ऑलवेज एग्जिस्ट, जो इकोनॉमी में बना ही रहता है, व्हेन लेबर मार्केट इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मतलब नेचुरल कब आता है? जब फुल एम्प्लॉयमेंट है। क्या है? फुल एम्प्लॉयमेंट, कहीं ना कहीं सभी लोगों को रोजगार दे दिया है, फिर भी कुछ बेरोजगारी इसलिए है क्योंकि कुछ ना कुछ फैक्टर इकोनॉमी में चलता रहता है। अचानक टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, टेक्नोलॉजी सिखानी पड़ेगी, उसके बाद ही वो काम करेंगे, तो उस समय तक कोई वेतन नहीं मिलना है, ठीक है। कोई मैरिज होने वाली है, चाहे वो मेल ही क्यों नहीं हो, मैरिज होने वाली है तो छुट्टियां लेगा, फिर कहाँ जाएगा, कोई वेतन नहीं मिलना। एक जॉब से दूसरी जॉब पर जा रहे हो तब भी वेतन नहीं मिलना, बिटवीन कुछ दिन आप कुछ दिन बिटवीन गैप आ जाता है, तो बेरोजगारी तो है उस दिन जब काम नहीं मिल रहा और कोई आपको वेतन नहीं मिला, तो बेरोजगारी। इसका अभिप्राय वह सिचुएशन है जिसमें लेबर इक्विलिब्रियम में है। ये किसके कारण उत्पन्न होता है? फ्रिक्शनल चेंज, कहीं ना कहीं एक जॉब से दूसरे जॉब, मेन इसका रिलेशन इससे है, दूसरी जॉब पर जाना, और इसका रिलेशन स्ट्रक्चर का प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी चेंज होने के कारण। फ्रिक्शनल चेंजेस लीड टू फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट बना रहता है, और स्ट्रक्चर चेंजेस के कारण हम कौन सा एम्प्लॉयमेंट कहेंगे? स्ट्रक्चर एंड एम्प्लॉयमेंट। चलिए बेटा, तो ये टॉपिक यहाँ तक क्लियर हुआ, यहाँ तक अच्छे से याद कर लीजिएगा, कल हम कराएंगे डेफिशिएंट डिमांड। हाँ जी बेटा, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, वरना क्लास स्टार्ट होने ही वाली है, और काफी सिंपल टॉपिक था ये, तो पढ़ लीजिएगा बेटा। आज ही पढ़िए ना, अभी रिकॉर्डिंग भी एक बार और सुन ली, बस टॉपिक क्लियर है, पढ़ने की भी जरूरत नहीं होगी। बुक में अभी तक जितना पढ़ाया है बहुत ही सिंपल टॉपिक है, और आराम आराम से ही पढ़ा है, कोई जल्दी भी नहीं लेके जा रही, इसलिए जितना कराया जा रहा है उतना अच्छे से कर लीजिएगा। बहुत शॉर्ट टॉपिक है, गलती से 15 मिनट भी दे दोगे तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, तो सभी दे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट को, और प्लीज इस इकोनॉमिक को दे दीजिएगा टाइम। ओके बेटा, चलिए तो क्विट कीजिए क्लास। ओके बेटा। आरती आरजू, क्विट नहीं करनी है क्लास, यही रहना है। आरती आरजू।